और जब बात फंडामेंटल्स की हो रही है, तो क्या आप इंडस्ट्री या सेक्टर की ग्रुप मूव्स को भी ध्यान में रखते हैं? जैसे अगर एक स्टॉक वीसीपी पैटर्न में सेट हो रहा है और उसी सेक्टर के कई अन्य स्टॉक्स भी एक्यूमुलेशन में हैं और स्टेज 2 अप ट्रेंड में हैं, तो क्या वो आपकी कन्विक्शन को मजबूत करता है? हाँ और नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। मान लीजिए आप एक बेयर मार्केट में हैं और मार्केट लो से ऊपर उठने लगा है, तो आप ग्रुप एक्शन ढूंढ रहे हैं, आप कुछ कंफर्मेशन की तलाश में हैं। लेकिन कभी कभी सबसे बेहतरीन स्टॉक्स पहले सेटअप होते हैं और भागते हैं, और यही कारण है कि उन्हें लीडर्स कहा जाता है। और जब तक आप पूरे ग्रुप की अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हैं, तब तक वो बेस्ट स्टॉक्स काफी ऊपर जा चुके होते हैं। यही मेरे साथ 80 के दशक और थोड़े बहुत 90 के शुरुआती दौर में हुआ। मैं मार्केट को देख रहा था और सोच रहा था, फॉलो थ्रू डे का इंतजार करो, फिर ग्रुप एक्शन देखो, फिर ग्रुप में बेस्ट स्टॉक्स को खोजो। लेकिन मैं हमेशा लीडर्स को मिस कर देता था। या तो मैं एक्सटेंडेड लीडर्स खरीदता था या लेगार्ड्स, पीछे छूटे स्टॉक्स। तो मैंने सोचा, मैं बार बार इन स्टॉक्स को क्यों मिस कर रहा हूं? फिर मैंने पूरी रणनीति बदल दी। अब मैं स्टॉक्स, ग्रुप्स, मार्केट के क्रम में सोचता हूं। जब स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं और ग्रुप्स भी अच्छा कर रहे होते हैं, तो हम जानते हैं कि मार्केट हेल्दी है। और तभी मैंने लीडर्स को पकड़ना शुरू किया, और वही वो 5 साल की शानदार परफॉर्मेंस थी जिसके बारे में आपने सुना है। और जब मार्केट करेक्शन में होता है, तो क्या आप कोई स्पेसिफिक स्क्रीन रन करते हैं या बस उन स्टॉक्स को देखते हैं जो आपके ट्रेंड टेम्पलेट में फिट होते हैं? ट्रेंड टेम्पलेट सिर्फ एक क्वालिफायर है, वो पहला क्राइटेरिया है, लेकिन इकलौता नहीं है। ये एक नॉन नेगोशिएबल क्राइटेरिया है। स्टॉक को ये क्राइटेरिया पूरा करना ही होगा। अब मैं स्टॉक्स को इस आधार पर देखता हूं कि मार्केट की स्टेज क्या है। अगर हम एक नए बुल मार्केट की शुरुआत में हैं, तो मैं सबसे हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले नाम देखता हूं, जो न्यू हाई के पास हों, जो सबसे ज्यादा होल्ड किए गए हों, जो सबसे तेजी से रिकवर हुए हों, उन्हीं टाइप के नाम। लेकिन अगर हम मार्केट के लेट स्टेज में हैं, जैसे कि 2 साल से बुल मार्केट चल रहा है और अब एक 6 हफ्ते की करेक्शन आई है, तो मैं 6 वीक रिलेटिव स्ट्रेंथ स्क्रीन रन करता हूं और देखता हूं कि उस दौरान कौन से स्टॉक सबसे बेहतर टिके रहे। मैं इसे यूटिलिटी स्क्रीन कहता हूं। तो आपको कुछ चीजें, मतलब आपको इसे इस तरह सोचना होगा जैसे कि आप एक बिल्डर हैं, एक बढ़ई, आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है, एक हैमर, एक ड्रिल। आपके पास अलग अलग टूल्स होते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि कब किसका इस्तेमाल करना है। आप अभी भी एक घर बना रहे हैं, आप अभी भी एक बढ़ई हैं, लेकिन काम के अलग अलग हिस्सों के लिए आपके पास अलग अलग टूल्स और टैक्टिक्स हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब जब हम असल खरीदारी के बिंदु की बात करें, चलिए पिवट पॉइंट की बात करते हैं। क्या आप इसे परिभाषित कर सकते हैं और उस पल में आप क्या देख रहे होते हैं जब स्टॉक उस पिवट पॉइंट को पार कर रहा होता है? देखिए, पिवट पॉइंट्स कई अलग अलग आकार और रूपों में आ सकते हैं। ये बड़े पैटर्न से निकल सकते हैं, छोटे पैटर्न से भी। ये बेस के लो से ऊपर की तरफ भी आ सकते हैं, जिसे मैं चीट एरिया या लो चीट कहता हूं। ये हैंडल से आ सकते हैं, ये पुलबैक बाय भी हो सकते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। लेकिन पिवट एक ऐसा एक्शन पॉइंट होता है जहां प्राइस किसी लेवल को पार करता है, और वो लेवल ये संकेत देता है कि अब खरीदारी शुरू की जा सकती है। असल कुंजी ये है कि आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर रहे हो जिसमें आपको पता हो कि क्या अपेक्षित है। यही असली कुंजी है। यही कारण है कि मैंने 37 सालों तक खुद को एक ही रणनीति और एक ही तरीके पर समर्पित किया है। मैं वही कर रहा हूं जो मैंने शुरुआत में किया था, बस अब मैं इसे बेहतर तरीके से कर रहा हूं। मैंने इसे सालों में परफेक्ट किया है और मेरी स्किल्स अब पहले से बहुत बेहतर हैं, क्योंकि मैं किसी चीज में मास्टर बनना चाहता था ताकि मुझे हर संभावना, हर स्थिति का अंदाजा हो। क्योंकि इसमें कोई बिल्कुल निश्चित बात नहीं होती, इसलिए मेरे पास कुछ रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं और उन लेवल से मैं जानता हूं कि चीजें नॉर्मल तरीके से व्यवहार कर रही हैं या नहीं। अब पिवट पॉइंट्स को ध्यान से लेना होता है। जैसे लिवरमोर भी पिवट पॉइंट्स का इस्तेमाल करते थे, थोड़ा अलग तरीके से, जैसा मैं चार्ट से करता हूं। उस समय वो चीजों को प्लॉट करते थे, प्राइस को प्लॉट करते थे। वो स्टडी करने लायक हैं, क्योंकि वो सच में ऑल टाइम ग्रेट्स में से एक थे और पिवट पॉइंट्स के पायनियर भी। और फिर ओनील का काम तो शानदार है। बाय पॉइंट्स और पिवट पॉइंट्स को लेकर जो उन्होंने बताया, वही मैं भी बता रहा हूं। मैंने इसे और आगे ले जाकर बहुत ही सटीक लेवल पर पहुंचा दिया है। मुझे याद है, शायद स्टॉक बी के कोई थे, उन्होंने मुझसे एक बार सेमिनार में कहा था, ये तो सर्जिकल है। और बात सही है, मैंने इसे उस स्तर तक ले जाकर परिष्कृत किया है जहां ये बेहद सटीक हो गया है। डेविड रयान ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि ये पुराने काम को और परिशुद्धता के साथ रिफाइन करना है। और आप जैसे युवा लोग अब इसे और गहराई से समझ रहे हो। आप मेरा काम स्टडी कर रहे हो, सब जोड़ रहे हो, और ये और भी ज्यादा सटीक और तेज होता जा रहा है। अब ये पिवट्स इंट्राडे चार्ट्स पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये डेली, वीकली, किसी भी टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं। ये सप्लाई और डिमांड का शुद्धतम रूप है। इंट्राडे चार्ट्स की बात करें, जब आप असल पिवट पॉइंट पर ध्यान दे रहे होते हैं, तो क्या आप सिर्फ डेली चार्ट देख रहे होते हैं या इंट्राडे भी देखते हैं? और उस समय वॉल्यूम को लेकर आप क्या देख रहे होते हैं? मैं हमेशा डेली चार्ट को इस्तेमाल करता हूं, वही मेरा मुख्य स्क्रीनिंग चार्ट होता है। जब डेली पर मुझे कुछ अच्छा दिखता है, तो मैं तुरंत वीकली भी देखता हूं।
मैं वीकली को भी हमेशा देखता हूँ। इसमें क्या देखता हूँ वो समझाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। और जब मैं खरीदता हूँ तो मैं इंट्राडे नहीं देखता, मैं डेली से खरीदता हूँ। बस एक स्थिति होती है जब मैं इंट्राडे देखता हूँ, अगर मैं पुलबैक खरीद रहा हूँ, और मैं तब तक इंतजार करता हूँ जब तक वो वापस ऊपर की ओर न मुड़े। मैं बहुत ही कम कभी गिरते हुए स्टॉक को खरीदता हूँ, चाहे वो पुलबैक ही क्यों न हो। मैं तब खरीदता हूँ जब वो वापस ऊपर की दिशा में मूव करता है। उस समय मैं 5 मिनट का चार्ट देख सकता हूँ, ये देखने के लिए कि क्या वो स्टेबल हो गया है, क्या उसमें कोई छोटा इंट्राडे पैटर्न बना है, और क्या वो वहां से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ है। लगभग 99% समय मैं डेली चार्ट पर ही भरोसा करता हूँ। और उस शुरुआती स्टॉप लॉस पॉइंट की बात करें, क्या वो आमतौर पर दिन का लो होता है या हफ्ते का लो, या फिर ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर निर्भर करता है? ये कुछ चीजों पर निर्भर करता है। दिन का लो एक बहुत ही साफ साफ लेवल होता है और ये बहुत ही ऑब्वियस लेवल होते हैं, इसलिए आपको इन पर स्टॉप लगाने में सावधानी बरतनी होती है। लेकिन कुछ मौकों पर ऐसे ऑब्वियस लेवल्स भी जरूरी हो सकते हैं। तो ये काफी हद तक उस माहौल पर निर्भर करता है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मुख्य चीज है उसके पीछे की गणना, मैथ। आपको इसे केवल चार्ट पर स्टॉप कहा है के रूप में नहीं सोचना है, बल्कि ये सोचना है कि स्टॉप का लेवल जो चार्ट पर है वो गणित के लिहाज से क्या कहता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका स्टॉप आपके बाय पॉइंट से 15% नीचे है और आपका औसत लाभ 10% है और आप आधे समय सही होते हैं, तो ये एक घाटे का सौदा है। तो नियम नंबर 1, आपको हमेशा अपने पैसे पर अच्छे ऑड्स मिलने चाहिए। कोई पत्थर की लकीर फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं। जब चीजें सही से काम नहीं कर रही होती या मैं मार्केट में बस एंट्री कर रहा होता हूं, तो मैं बहुत हल्की पोजीशन लेता हूं, एक टोकन अमाउंट, ताकि मार्केट की नब्ज पर मेरी उंगली बनी रहे। आमतौर पर 5% या 10% की पोजीशन एक छोटी पोजीशन मानी जाती है। एक बड़ी पोजीशन 25% तक की हो सकती है। हालांकि अभी मैं यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप के दौरान ट्रेड कर रहा हूं, और जैसा मैंने पहले भी कहा, वहां आपको जानवर की तरह ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि बाकी सब भी ऐसा ही कर रहे हैं। जैसे खेलों में अगर बाकी लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं तो आपको भी लेना पड़ेगा। मैं इस समय फुल मार्जिन और लिवरेज का उपयोग कर रहा हूं, बड़ी बड़ी पोजीशंस ले रहा हूं और उनके चारों ओर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूं। लेकिन अगर पुराने समय की बात करें, जब मैंने अपने सबसे बड़े रिटर्न बनाए, तो 25% की पोजीशन साइज आम थी। कम से कम 5% माइनस 10% की पोजीशन के साथ मैं कोशिश करता था 4 से 8 स्टॉक्स को पूरी तरह मार्जिन पर रखना, अधिकतम 10 से 12 स्टॉक्स। यह भी सिचुएशन पर निर्भर करता है। जैसे अभी हाल ही में जो रैली आई, असल में पूरे साल भर, खासतौर पर पहले 3 महीनों में ब्रेकआउट्स में फॉलो थ्रू बंद हो गया था। आपने भी शायद देखा होगा, कई बेस सेटअप हो रहे थे, बड़ी बड़ी बेस, सब कुछ ब्रेक कर रहा था, लेकिन आपको सिर्फ 1 से 3 दिन की मूव मिलती थी। मैंने तुरंत रणनीति बदली। मैंने कहा कि मैं इन 1 से 3 दिनों को पकड़ूंगा, बड़ी पोजीशंस लूंगा और शॉर्ट टर्म ट्रेड करूंगा। यह रणनीति शानदार काम कर रही है, लेकिन मैं इसे हमेशा नहीं करता। मान लीजिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं और तेजी से ऊपर जा रहे हैं, और आप वो स्टॉक 2 दिन में बेच देते हैं और फिर सोचते हैं, काश मैंने इसे नहीं बेचा होता, अब ये 20% ऊपर है। तो फिर आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। देखिए, बात यह है कि स्टॉक को आपने बेचने के बाद क्या किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हर बार 5% का रिस्क लेकर 10% का लाभ ले सकें और ऐसा 50% समय तक कर सकें और साल भर में 200 बार ये कर सकें, तो आप बहुत कम समय में बहुत अमीर हो सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 10% पर बेच दिया और वो स्टॉक डबल हो गया। अगर आप अगले में फिर वही कर सकें बार बार, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। सोचिए, जैसे आप सिक्का उछाल रहे हैं। अगर मैं कहूं कि हेड्स पर आपको $2 मिलेंगे और टेल्स पर $1 का नुकसान होगा, तो आप उसे जितनी बार हो सके उछालना चाहेंगे, है ना? तो अगर आपका लक्ष्य है कि आपको इस समय तक इतना पैसा कमाना है, तो आपको बस ये सोचना है कि मुझे इतने बार सिक्का उछालना है, क्योंकि हर 2 बार में मैं $1 कमा रहा हूं। तो सोचने का तरीका कुछ ऐसा है। क्या कोई आदर्श समय या जगह होती है बेचने के लिए? हाँ, अगर आपके पास कोई जादुई क्रिस्टल बॉल हो और आप भविष्य देख सकें, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अक्सर 10% लाभ पर स्टॉक्स बेचता हूं और वे उसके बाद 50% या 100% तक बढ़ जाते हैं। मैंने सिस्को का नया इशू खरीदा था, उसमें मैंने 5 पॉइंट का प्रॉफिट लिया और वो उसके बाद 70,000% ऊपर चला गया।
मैंने होम डिपोट को 90 के दशक में 30% के मूव के लिए ट्रेड किया और वो 40,000% ऊपर गया, लेकिन उसी दौरान ट्रेडिंग करके मैंने $36,000 कमाए। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे बिल्ली की खाल उतारना चाहते हैं, मतलब आप किस तरह से प्रॉफिट लेना चाहते हैं। मैं तब बेचता हूं जब मुझे लगता है कि रिस्क अब रिवॉर्ड से ज्यादा हो गया है। और अब मैं आपको एक बेहद अहम बात बताता हूं। एक टिप समझिए, कब स्ट्रेंथ में बेचें और कब वीकनेस में, कब स्टॉप लगाएं और कब सीधे स्ट्रेंथ में बेच दें। अगर आपका प्रॉफिट 10% है और नुकसान 5% है, तो आप इस इंतजार में नहीं रह सकते कि स्टॉक नीचे जाकर आपको स्टॉप आउट करे, क्योंकि अगर स्टॉक 10-12% ऊपर गया और फिर रिवर्सल आया या कोई और सिग्नल, तब तक आप अपना अधिकतर प्रॉफिट गंवा चुके होंगे। शायद अब आप केवल 5-6% ही ऊपर हैं, यानी अब प्रॉफिट नहीं बचा। लेकिन अगर आप 50% या 100% ऊपर हैं और आपने सिर्फ 5% का रिस्क लिया था, तब आप 50 डे मूविंग एवरेज या उसके नीचे साप्ताहिक क्लोज को स्टॉप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्टॉप को ट्रेल भी कर सकते हैं, यानी उसे पीछे से ढील दे सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास एक बड़ी मूव है। तो देखिए, ये उस सिचुएशन पर निर्भर करता है। अगर मैं किसी शॉर्ट टर्म मूव में हूं तो मैं समय रहते बाहर निकल जाता हूं। मैं उस स्टॉक के गिरने का इंतजार नहीं करता, क्योंकि तब मैं सारा प्रॉफिट खो दूंगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है आपने बहुत बढ़िया बात कही। रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपने पिछले साल एक बेहतरीन ट्वीट पोस्ट किया था, जिसमें आपने सितंबर की करेक्शन के बाद कैसे आपने पोजीशन को धीरे धीरे बढ़ाया वो दिखाया था। आपने स्नैप में शुरू में एंट्री ली, फिर अगले दिन और जोड़ा, फिर और जैसे जैसे मार्केट पलटा आप और स्टॉक्स जोड़ते गए। क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं कि प्रोग्रेसिव एक्सपोजर क्या होता है और आप इसे कैसे लागू करते हैं, जैसे इस हाल की करेक्शन के बाद? बिल्कुल सही बात है। और क्या आप मार्केट की कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज से दूरी या मार्केट की ब्रेड्थ, जिससे ये समझ आ सके कि रैली अब ज़्यादा खिंच चुकी है? जैसे कि कुछ हफ्तों में हम पहले ही 30% ऊपर आ चुके हैं। क्या ऐसा कोई संकेत होता है जो आपको ये बताता है कि अब थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए, ताकि जब मार्केट तेज़ी से पलटे तो बड़े नुकसान से बचा जा सके? मार्केट इंडिकेटर्स की, जैसे कि मार्केट मूविंग एवरेज से 15% ऊपर चला गया हो, इस तरह की कोई चीज़?